और समझना चाहता हूं 18 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक है। उस बैठक में जो मेन मुद्दा है वो है एपिक नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने का, और चुनाव आयोग का कहना है कि ये अगर कर देते हैं तो जो गड़बड़ियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी तरफ दक्षिण भारत का हाल आप जान ही रहे हैं, डिलिमिटेशन को लेकर, भाषा विवाद को लेकर लगातार दक्षिण भारत और खासकर डिलिमिटेशन को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ साथ कुछ ऐसे दल भी हैं जो साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी 22 तारीख को बैठक है, और चाहे पंजाब हो, चाहे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, ये तमाम नेता और पिनरई विजयन तक केरल के मुख्यमंत्री, ये सब ऑलरेडी आ चुके हैं साथ स्टालिन के। कैसे देखा जाए, पहले चुनाव से ही अगर शुरू किया जाए, चुनाव आयोग से शुरू किया जाए, तो आधार और एपिक नंबर से लेकर परिसीमन तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक जो स्थिति है उस पर थोड़ा आपका नजरिया, और साथ साथ क्या आधार कार्ड से जोड़ देने मात्र से जो गड़बड़ियां हैं वो दुरुस्त होते हुए दिखाई देती हैं, या यहाँ चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से बचने की कोशिश में एक कोशिश कह लें, एक प्रयास कह लें, ये जो बैठक है वो माना जाए? देखिए राजीव जी, मैं अभी कोई मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि ये नए जो आए हैं कमिश्नर, इनकी पहला प्रयास है ये उनका। राजीव कुमार के बाद जो नए कमिश्नर आए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सदारत में या उनकी आयोजन में पहली कोशिश है। राजीव कुमार तो विपक्षी दलों से मिलते ही नहीं थे, मिलने का टाइम ही नहीं देते थे। तो मैं थोड़ा सा अभी ये जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, एपिक कार्ड जिसको कह रहे हैं, उसमें जो आर्गुमेंट दिए गए हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड गुम जाए तो वो उससे बचने के लिए या धांधली को रोकने के लिए, अब इसमें जो एक लॉजिक है कि जो हमारे पर्सनल डाटा हैं वो, अब पर्सनल डाटा तो मेरे ख्याल से अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि इस सरकार के रहते सब कुछ पेगासस जैसा जो यंत्र है वो आपके बेडरूम में घुस चुका है, तो आपकी प्राइवेसी को, जीवन को ही नष्ट कर दिया गया है। जनता के बीच में जो अभी एक डर है वो ये कि जनता तो बीजेपी को हराती है पर चुनाव आयोग उसको जिता देता है। ये कुल मिलाकर मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार वोटर लिस्ट को लेकर हो, या एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने मतदाता बढ़े, एक एक बिल्डिंग में बढ़े, एक एक घर में बढ़े। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं कि एक ही परिवार में कितने लोगों को एक ही नाम के, एक ही उम्र के बच्चे मिले। ये तमाम चीज़ें डराने वाली हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 18 तारीख को ये बैठक हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी है सारे दलों की। खासकर आपने देखा कि टीएमसी के लोग तो घुस गए थे उसमें, चुनाव आयोग के अंदर, बहुत ही आक्रामक तरीके से, क्योंकि उनके लिए तो जीवन मरण का सवाल है ना ये जो चुनाव हैं, बंगाल के चुनाव। और सबसे ज़्यादा शिकायतें जो बंगाल में आ रही हैं वोटर लिस्ट को लेकर, ममता बनर्जी ने खुलेआम जो लगाया है आरोप, तो अगर बंगाल में उसी तरह की धांधलियाँ होती हैं जैसी महाराष्ट्र में हुई, या और जगह बता रहे हुई हैं, दिल्ली में आरोप है आम आदमी पार्टी का, या हरियाणा में आरोप है, तो बंगाल में तो बहुत उलटफेर हो जाएगा, और उलटफेर नहीं, काफ़ी हिंसा हो जाएगी। तो इसलिए उस हिंसा को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो। एक दूसरा मुद्दा ये भी है राजीव जी कि बीजेपी के पास अब कोई मतलब लूज करने वाली स्टेट्स ही बची हैं, तो इसलिए बीजेपी अगर थोड़ा सा कॉशियसली भी इलेक्टोरल रोल्स को लेकर है, तो मेरे ख्याल से जैसे मान लीजिए कि बंगाल में उसके लिए कोई चांस नहीं है, या तमिलनाडु में नहीं है, या केरल में नहीं है,
ये जो स्टेट्स हैं, जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, वो असम में है मान लीजिए, तो असम में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है और जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो इस अगले साल जो मुख्य चुनाव हैं उसमें कोई बीजेपी का इस तरह का स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। जो आएगा स्टेट इन्वॉल्व होगा वो यूपी का होगा, जो जी 2027 में आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी हम लोगों को वेट करना चाहिए। 18 तारीख को हमारे विपक्षी दल जितनी तैयारी से लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी है, इंडिया ब्लॉक के दल भी लगे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा मन है कि विचार है कि अभी हम एकदम से शंका जाहिर नहीं करें, मतलब जी बिल्कुल। कमीशन के की मंशा पर या नियत पर, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कोई काम करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब उस तरह से एक राइट। चांस तो हमको देना चाहिए कि अगर हम मायावती को चांस देने को तैयार हैं, मान लीजिए कि मायावती ने अपना मन बदल दिया, या कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ जो खड़ी थी आज तक, अभी भी मतलब उनको लेकर तो भ्रम बना ही हुआ है, तो हम एक मौका शायद चाहे तो इलेक्शन कमीशन को देके सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो 18 तारीख की बैठक का में विपक्षी दल किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से उसको लेते हैं, हमको इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है उसको इस संदर्भ में लेना चाहिए कि ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है अभी नॉर्थ साउथ का, जी ये मूलतः वही है जो इस देश की जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं लगातार, कि आप दो चीजों की मांग कर रहे हैं कि आप जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं और सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हैं। दो चीजों की मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना के साथ आप सेंसस के साथ जाति जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते। दूसरा ये कि ये जो परिसीमन कर रहे हैं, तो अगर जाति जनगणना नहीं की है, वो परिसीमन कर रहे हैं, तो परिसीमन का आधार क्या है। मतलब अगर सेंसस नहीं है तो क्या राज्यों की के आधार पर, वोटर लिस्ट के आधार पर या मतदाताओं की संख्या के आधार पर ये परिसीमन करना चाहते हैं, तो फिर सेंसस को क्या अवॉइड करना चाहते हैं, और फिर सेंसस को अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या जाति जनगणना को अवॉइड करना चाहते हैं। दक्षिण के राज्यों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि एक जो एफिशिएंसी और परिवार नियोजन को लेकर उन्होंने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण रखा और इकोनॉमी पर खासकर जोर दिया, और भाजपा शासित राज्यों में का नारा ही ये है आरएसएस का कि आप हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। जी अब हिंदी भाषी राज्यों के हिंदू या हिंदी भाषी राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है और दक्षिण के हिंदू भी नहीं, ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए परिवार को एक सुखी जीवन देना ज्यादा जरूरी है। मतलब दक्षिण भारत के हिंदू भागवत को नहीं मानते या बीजेपी को नहीं मानते, संघ को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि वो परिवार को कैसे चलाएं। अब आप दक्षिण भारत के लोगों को जनसंख्या के आधार पर सीटें उनकी वही रखते हुए उत्तर भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। आप टोटल सीटें जो बढ़ाना चाहते हैं वो करीबन 1200 के करीब करना चाहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बढ़ा के, जो पुराना पिछला प्रस्ताव था। जी तो उसमें लोकसभा की जो सीटें बढ़ाना चाहते हैं, 200 से ऊपर सीटें जो बढ़ाना चाहते हैं, 200-300, वो कहाँ बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी भाजपा शासित राज्यों में। उत्तर प्रदेश में जहां 25 करोड़ आबादी है भी मान लीजिए, और वहां 80 सीटें हैं, तो अगर आप उनको बढ़ाकर 100 सीटें कर देते हैं, या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या गुजरात में, केवल इन 5 राज्यों में अगर आप सीटें बढ़ा देते हैं
तो आपका जो हमको खेल समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि उसके आधार पर आप राज्यसभा में भी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और लोकसभा में भी बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुमत को आप बैकडोर से प्राप्त करना चाहते हैं, ये है। तो ये जो लड़ाई है कि स्टालिन जो कह रहे हैं कि आप 1971 की जो जनसंख्या है उसको 30 साल के लिए फ्रीज कर दीजिए, कि आप 1971 का के आधार पर परिसीमन को आने वाले 30 सालों के लिए फ्रीज कर दीजिए। अमित शाह ये तो कह रहे हैं कि दक्षिण की सीटें कम नहीं होंगी या तमिलनाडु की कम नहीं होंगी, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की, बिहार की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की नहीं बढ़ाएंगे। वो ये नहीं कह रहे। तो वो क्या कर रहे हैं कि छोटी लकीर को नहीं, एक लकीर को नहीं काट रहे हैं, उसके सामने एक लकीर दूसरी बड़ी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये जो चल रहा है ना, ये बहुत भयानक चल रहा है राजीव जी। ये जो 22 तारीख की बैठक है, ये आप इसमें मान लीजिए कि रुपए का चिन्ह जो बदला है वहाँ तमिलनाडु में, परिसीमन को लेकर जो लड़ाई है, 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर जो लड़ाई है, इसमें आप 25 चीजें और जोड़ लीजिएगा और एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि पूरा का पूरा दक्षिण जो है हमारे उत्तर से पूरी तरह से कट गया है, अलग हो गया है। क्योंकि पुराने जो नारे लगा करते थे कि तमिलनाडु को एक अलग राष्ट्र के रूप में मानने के जो पुराने घोषणा पत्र चलते थे, कि वो मानते ही नहीं उत्तर की सार्वभौमिकता को, तो तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि आप उत्तर पर ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा उत्तर के विकास पर लगे रहिए, आप दक्षिण को भूल जाइए। ये जो खतरनाक मामला है, या एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान, वो पिछली बार भी एजुकेशन में थे, इस बार फिर उनको दे दिया, और इतने एजुकेशन में घपले हुए हैं और एरोगेंट हैं पूरी तरह से। वो दक्षिण के राज्यों से, तमिलनाडु से बहुत ही एरोगेंटली बात करते हैं। इसमें जो बड़ा मुद्दा है कि उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं उनकी पार्टी भी सहमत हो गई है। ये केरल के मुख्यमंत्री तो हैं ही, सिद्धारमैया हो गए हैं साथ में। तेलंगाना से ये हैं ही रेवंत रेड्डी, तो पहले दिन से साथ हैं। आंध्र से ये वाईएसआर पार्टी के ये हो गए साथ में। इसमें नायडू अकेले पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे साउथ में। तो इसलिए ये, अगर ये विभाजन हो जाता है, जिस तरह का विभाजन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देश कभी माफ नहीं करेगा। ये आजादी के बाद का जो भारत पाक विभाजन हुआ, जिसके लिए गांधी को दोषी ठहराते हैं, ये जो विभाजन है, इसके लिए कौन दोषी होगा? मोदी जी होंगे कि अमित शाह होंगे? कौन होगा बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो विभाजन है ये अलग किस्म का विभाजन है। ये भौगोलिक विभाजन नहीं है, ये इमोशनल जो डिवीजन है, पार्टीशन है, कि जिसमें आपने आज रुपए का चिन्ह बदला है, कल से आप करेंसी बदल दें और कहें कि हम आपकी करेंसी को नहीं मानते, आप क्या कर लेंगे? आप एक अलग किस्म के मोड में, और जो देश से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं उनको छोड़ के आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, ध्यान हटा रहे हैं भाषा का मुद्दा डाल के, डिलिमिटेशन का मुद्दा डाल के। तो ये लोग अब समझ गए हैं पूरा का पूरा आपका जो इस सरकार का जो खेल है उसको समझ गए हैं। अगली आपकी जब आप मुझे कहेंगे बोलने का, तब आप इस पर हम बात कर सकते हैं। बाकी जो आपके मुद्दे हैं, वंतारा का मुद्दा है या